आप क्या आए पहले तो आपका पूरा परिचय बता देना सर। पहले तो आपको चैनल को खूब खूब बधाई जोहार। मेरा नाम है केसरीमल मीणा। मैं एक टेम्पो चालक हूँ और ग्राम पंचायत लेम्बाता करमातफड़ा के नाम से मुझे लोग पुकारते हैं और वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे टेम्पो चलाता हूँ उसका मुखिया के रूप में भी जानते हैं। मैं इसी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से हूँ जो डूंगरपुर ज़िले के अंतिम सीमा में आगे प्रतापगढ़ की सीमा लग जाती है, उनके लास्ट सीमा पे बसा हुआ हूँ। और आज हम मानगढ़ धाम की दर्शन यात्रा में आए, हमारे पूर्वजों को नमन करने आए। तो सर आपने यहाँ आके आपने ऐसा क्या देखा जो हमारे पूर्वजों को हमेशा याद रहेगा, ऐसा आपने क्या देखा सर, थोड़ा बता दें। हाँ, तो इनके बारे में मैं आपको वैसे मौखिक तो क्या बताऊं, यह हमारे चित्रकला के रूप में प्रदर्शित करा हुआ है, उनको मैं बता सकता हूं। ये मानगढ़ धाम है ना, आदिवासियों राजस्थान के बहुल आदिवासी क्षेत्रों का गढ़ कहते हैं इनको। पहले इस गढ़ पे मीटिंग हुई और ये जो डूंगरी दिख रही है वो गुजरात की सीमा से है। इस रास्ते जब गुरु गोविंद आदिवासियों की अगुवाई में यह मीटिंग ले रहे थे, उनके पड़ोस में एक धोनी है, उस धोनी पे यज्ञ करने और भक्तजन को बुलाकर ये संदेश दे रहे थे भाई कि अपन आदिवासी इस धरती के मालिक हैं, अपन इन सामंतवादी रजवाड़े लोगों को किसी प्रकार का भोग नहीं देंगे, यूँ करके कर रहे थे। सर ये यहाँ पे पूरे ये बताया गया है, जो आदिवासी ये भाई हैं इनको पूरा बताया गया, इनके बारे में थोड़ा बता दो कि ये पूरा उसका संक्षिप्त में थोड़ा वर्णन बता दो। देखो मैं बताऊंगा, यहाँ से आगे आइए, फिर बाद में नेक्स्ट बताऊंगा मैं। ये हमारे गुरु गोविंद है ऊपर, और ये उनके दोनी दर्शाई गई है। इस दोनी में हवन कर रहे थे और हवन करते हुए उनके भक्तजन या के समाज के लोगों को जागृति दे रहे थे कि इस धरती के मालिक हैं, धरती हमारी है, हम अपनी माँ से किसी के साथ में सौदा खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए माँ का पुत्र होने के नाते अपना कर्ज बनता है। आणि धरती नो जो अन्न जल जल जंगल इसमें पाकने वाला अनाज सौदा शादी जस्ता अब्रक जो निकलता है वो उसके मालिक अपन है। अपन किसी को किसी सरकार को ये टैक्स या किसी राज्य को नहीं देंगे। जो करके हवन करते हुए इनको उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते ही इस मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ जनरल डायर के लोगों ने 1913 में इनको इधर आओ, आपको मैं बताता हूँ कि ये इस साइड में ये बड़े से पहाड़ी दिख रहा है, ये गुजरात सीमा लगते हैं। और वहां का राजा जो हुक्मरानों के गुलाम हो गए, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस पहाड़ी से सटते हुए ये सारी ये तोप लगा दी। ये हमारे पेड़ पौधों के बीच में ये यज्ञ चल रहा था इस पहाड़ी पे। ये इनके सिपाही हैं बंदूक पकड़े हुए, और ये इनका जनरल डायर का जो मेन सेनापति होता उसके मार्गदर्शन में, और ये रास्ता बताने वाला जो तोप लेके बैठा हुआ है उसका गुलामी करने वाला ये आदमी था। ये तोप और इधर से घेर दिया, फिर इनके आदेश से इन सारे आदिवासियों पे अंधाधुंध फायरिंग करके 5000 से ऊपर लोग मारे गए हमारे। और तब से ही उनकी मार्गदर्शन में ये शिल्पकला करी है। और वो सामने दिख रहे हैं जैसे महान हमारे गुरु गोविंद के प्रतिमा लगी हुई है, वो हमारे दिलों में आज भी बसे हुए हैं। हाँ, तो सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जैसे इतिहास में बताया जाता है कि 1500 ही आदिवासी मारे गए, तो आप बता रहे 5000 के आसपास, तो हकीकत में हमारे आदिवासी भाई थे वो ज़्यादा मरे और इतिहास में कम दर्शाया गया। इससे आप क्या कहना चाहते हो? भाई यह क्या है, मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मध्य पड़ोसी जो हमारे मालवा क्षेत्र गिनते हैं, वह मध्य प्रदेश का इलाका लगता है, उन सारे और गुजरात के भी कई भाई जो हमारे आज गुजरात सीमा में बसे हुए आदिवासी वंशज है,
उन सारा का ये एक गढ़ था, ये बासगड़ा करने कादिदा करने का है ना मुख्य स्थल था। तो यहाँ तो 5000 से ऊपर मारे गए। हम यूँ कहता हूँ मैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग से भी बड़ा ये हमारा मानगढ़ का हत्याकांड हुआ है। उसमें हमारे शिल्पकला नहीं थे, हमारे पोथी पांदड़े लिखने वाले कोई पढ़े लिखे इतिहासकार नहीं थे। और उन सामंतवादी लोगों के खातिर इन गरीब कई पूरे देश में बड़ा उग्र आंदोलन हो जाए, उसको दबाने के लिए 1500 को ही दर्शाया गया। ये झूठी सोच वाले हैं। हकीकत में हमारे 5000 से ऊपर लोग मारे गए। ये हमारे पीछे गुरु गोविंद की प्रतिमा है। और यहाँ इतने हत्याकांड होने के पश्चात गुरु गोविंद को उनकी जनरल डायल की पुलिस पकड़ के ले गई और ये कटघरे में खड़ा कर दिया, वो दर्शा रहे हैं। तो सर मैं यूं कहना चाहता हूं, तो आप अब हमारे जैसे आदिवासी भाई उस समय तो पढ़े लिखे नहीं थे, आज हर चीज में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे, तो आप इसके बारे में आगे अपने आदिवासी भाइयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनको संदेश देके कि मैं तो पूरे भारत देश के आदिवासियों से कहना चाह रहा हूँ, भारत भूमि आदिवासी की है। भारत का पूरा संसार आदिवासियों का है। हर भारतवर्ष या पूरे संसार ग्लोब में जाके देखें तो जहाँ जहाँ गरीब तबके के लोग हैं वो सारे आदिवासी हैं, उनके हक छीने गए। और हम जैसे जैसे भारतीय संविधान को पढ़ के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के मार्गदर्शन पे चल के एक रोज वापस भील प्रदेश बनाएंगे और सामंतवादी लोगों को गुलाम बनने पर मजबूर कर देंगे। ये हम तो संदेश देना चाह रहे हैं इस धरती पे आके। तो सर आपने अभी कहा कि भील प्रदेश, तो भील प्रदेश आप बनाने जा रहे हो, तो कितने राज्यों को शामिल करके आप भील प्रदेश राज्य बनाने की मांग करते हो सरकार तक पहुंचाने की? हम तो ये मांग करते हैं कि हमारे भारत में जो भील प्रदेश इस अंधाधुंध गोलीबारियों में हमारे बाप दादा यहाँ से बिछड़ गए, कोई गुजरात चला गया, कोई मध्य प्रदेश में चला गया, कोई महाराष्ट्र में चला गया, कोई राजस्थान में बसे हुए हैं। हम सारे एक मिल जाए तो 25 राज्यों का 25 जिलों का 27 जिलों का जिला बन सकता है। तो हमारे पास में तो 50 से ऊपर जिले बन जाएंगे। तो हम भील प्रदेश की मांग कर नहीं रहे, बना के रहेंगे और लेके रहेंगे। चाहे देश का कोई भी शासक हो, कोई भी प्रजातंत्र के आधार पे कोई भी राजनेता बने, हमारी मांग जारी रहेगी जब तक हम भील प्रदेश को बना के पूरे भारत में प्रसिद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम ये उग्र आंदोलन और किसी न किसी प्रकार के सामाजिक एकता करके हमारे समाज में जन जागरण के मार्फत पे हमारे वक्त की लाइन में हमारे गुरु के मार्गदर्शन पे चल के भी हम देश को यही सता रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी आज़ाद थी, आज़ाद रहेगी, आज़ाद मरेगी। हम किसी शासक, किसी देश के मुखिया इसमें आप ये भील प्रदेश क्यों बनाना चाह रहे हो? मतलब क्या है, मतलब पहले से राज्य बने हुए हैं भारत के अंदर, आप भील प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग क्यों कर रहे हो? क्या है आप भील प्रदेश का उद्देश्य आपके? हमारे गुरु महाराज, हमारे संत कवि कोटवाल, हमारे महापुरुषों का सपना था, जब तक आदिवासी का अलग राज्य कायम नहीं होगा तब तक आदिवासी समाज किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी राजाओं और किसी न किसी प्रधानमंत्री के गुलाम रहेगा। तो हमारा सपना वही है कि हम किसी के, हमारे बाप दादा लड़ मर मिटे लेकिन गुलाम नहीं बने। तो हमारा सपना भी यूँ है, हमारा एक छोटा सा स्टेट बन जाए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हम भारत के संविधान के दायरे में रह के हमें मिले, हम खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। और जिस रोज हमारा सपना साकार नहीं हुआ तो भारत में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला आदिवासी है। आदिवासी अगर एकजुट हो गया, अन्न जल जमीन का रखवाड़ा हो गया, मरने को और मारने को उतारू हो जाएगा, तो दूसरे देशों के और दूसरे समाज को अन्न खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारा क्षेत्र जो पानी, जल, सोना, चांदी, अभ्रक, वो सारा आदिवासियों के लिए है। और आदिवासी धीरे धीरे जाग रहा है। जिस रोज जाग के पूरा देश एक कतार में खड़ा हो जाएगा, उस रोज भील प्रदेश का हमारा सपना साकार हो जाएगा। मेरी बातों को यही रोकते हुए मैं आप सभी भाइयों को एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं। भाई जी मेरे को जाना भी है। हाँ, पर एक बात है, एक सवाल का और जवाब दे दो। क्या आज की सरकार आपको आदिवासियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है? क्या आप अलग भील प्रदेश मांग कर रहे हो, अलग राज्य की मांग कर रहे हो? क्या आज की जो सरकार है, आज के जो टाइम जो सरकार चल रही है, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्या आदिवासियों को भला नहीं चाहती क्या? मैं तो ये कहूँ, अगर ये आज है, आज देश आजाद हुआ
1947 में 1950 में भारतीय संविधान बना और 61 में है ना भारत के लोकतांत्रिक देश में भारत के संविधान की रूपरेखा प्रारूप हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो कागजों में बसा है। हमारी मांग है हमें फांसी और सख्ती जो भारत के संविधान में अनुरूप अनुच्छेद दिए हैं उनमें जो संपूर्ण जीने मरने का हमारे संपूर्ण अधिकार दिया है वो आज भी दे दे तो हम दूसरे बिल प्रदेश की मांग करते ही नहीं। हमें वो मौलिक और भौतिक सुविधा नहीं मिली, हमारे कागजों में अंकित जरूर है लेकिन हमारे आदिवासियों को वो हक नहीं मिल रहे। अगर ऐसा होता तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में 100% आरक्षण की व्यवस्था उस भारतीय संविधान में है तो हमें तो 20% भी नहीं मिल रही। इसी की खातिर हम तगड़ी आंदोलन और तगड़ी लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते रहेंगे जब तक हमारा बिल प्रदेश कायम नहीं होगा तब तक। जोहार 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 जोहार।